आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता, आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हां, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को दी जयपुर डायलॉग्स को 2 मिलियन तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग दी जयपुर डायलॉग्स क्रॉस 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है, हम तो केवल निमित्त हैं। तो आइए आज की बात करते हैं। और कल हमारे विपक्ष को और विशेषकर राहुल गांधी को 2 बड़े जोर के झटके लगे, और वो भी तब लगे जब राहुल गांधी जो है वो SIR के विरुद्ध यात्रा करने के लिए पहुंच गए बिहार में। हाँ जी, और यात्रा का रूट ऐसा चुना जो केवल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से जाता है। तो उनकी नीयत जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई। उनकी नीयत जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई, टोटल कंप्लीट। उनकी नीयत जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई, टोटल कंप्लीट। उनकी नीयत जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई, टोटल कंप्लीट। बोलते हुए और खुले रूप से चुनौती स्वीकार करते हुए और चुनौती का उत्तर देते हुए मैंने कम ही देखा है। तो हम उसकी बात करेंगे। वो था पहला झटका और जोर का झटका धीरे से, लेकिन एक और भी झटका लगा, तो वो झटका भी काफ़ी बड़ा है। पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो CP राधाकृष्णन को भारतीय जनता पार्टी ने NDA का उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब साहब ये क्या मास्टर स्ट्रोक है? वैसे तो किसी को भी अगर डिक्लेयर करते हैं तो सबको ही मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा विशेष इसलिए है क्योंकि बहुत समय से ये बात भी चल रही थी कि भाई दक्षिण से किसी को उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। वैसे तो वेंकैया नायडू थे और पूरा उन्होंने कार्यकाल पूरा किया, वो दक्षिण से ही थे। लेकिन इस बार CP राधाकृष्णन जो हैं वो खांटी तमिलनाडु के हैं। खांटी तमिलनाडु के होने के बाद वो कोयम्बटूर से हैं। कोयम्बटूर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में गढ़ माना जाता है और 2 बार वो वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। यद्यपि जब वो सांसद रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ करता था। पहले 98 में अन्ना DMK से था और फिर 99 में DMK से था। 2004 में वापस अन्ना DMK से था, लेकिन वो अन्ना DMK जो है वो परास्त हुई और वो भी खेत रहे। उसके बाद वो गवर्नर भी रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और तमिलनाडु के हिसाब से बिल्कुल जातीय खांचे में भी फिट बैठते हैं। अब तमिलनाडु में इस बार जो चुनाव हैं उसमें अन्ना DMK का और भाजपा का गठबंधन हो गया है।
अन्नामलाई तो वहाँ पर एक फैक्टर के रूप में उपस्थित हैं ही और बल दे रहे हैं, गति दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब सीपी राधाकृष्णन को वाइस प्रेसिडेंट बना के उन्होंने ये प्रक्रिया जो है वो और आगे बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसी संभावना लोगों को लग रही है कि भाई चुनाव आते आते जो डीएमके की जो करप्शन की हांडी है वो फूटेगी, और जब वो फूटेगी तो ये सीपी राधाकृष्णन वाला फैक्टर भी वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के साथ किया, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। जिस तरह से खुलेआम ज्ञानेश कुमार ने चुनौती दी और ये कहा कि जो चुनाव आयोग है वो मतदाताओं के संरक्षण के लिए है, वो मतदाताओं का संरक्षण करता है और जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी चुनाव आयोग की रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उनके बीच में वो भेदभाव नहीं कर सकता। जो भी एसआईआर है वो किया गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, और जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं या तो उनको प्रूव करो, एफिडेविट दो, एफिडेविट दे के उनको सिद्ध करो, अगर नहीं तो 7 दिन के भीतर भीतर माफ़ी मांगो। हम किसी भी तरह से किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे झूठे आरोपों को। साथ में ये भी कह दिया कि यदि 7 दिन में नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि आपके पास कोई आधार नहीं है, या इन अदर वर्ड्स दूसरी तरह से ये कह दिया कि आप झूठे हो। और भी जो बड़ा प्लैंक जो था, ये भी आपत्ति उठाई कि भाई आपने दूसरे लोगों का जो प्राइवेसी थी उसका ही हनन कर दिया, प्राइवेसी के दूसरों के राइट्स को भी आपने नहीं सोचा, जिसकी आपने क्योंकि वोटर के अतिरिक्त इलेक्टोरल रोल में जो कोई भी आपत्ति उठा सकता है वो और कोई नहीं है। फॉर्म 6, 7, 8 3 ही फॉर्म है, राहुल गांधी कोई नहीं होते। राहुल गांधी को परमिशन लेनी थी उस वोटर से, उसका पहले मसला उठाने के पहले, और यदि उससे परमिशन नहीं ली है तो फिर राहुल गांधी अपराधी हैं, निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के भी अपराधी राहुल गांधी हैं। इट वाज सेड इन सो मेनी वर्ड्स। और जो बात बार बार उठा रहे हैं कि क्या साहब, कि देखिए साहब कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है यहाँ पर, महाराष्ट्र में 1 करोड़ लोग, कभी 1 करोड़ कह देते हैं, कभी 65 लाख कह देते हैं। फिर एक वो पलंजर गुहा ठाकुरता है, वो खड़े हो गए कि साहब हमें आप मशीन रीडेबल नहीं दे रहे हो स्पष्ट निर्देशों के बाद सुप्रीम कोर्ट के, और ये साहब जो है आपने यहाँ पर ज़ीरो हाउस कर रखा है कि लोगों के जो पते हैं वो नहीं बता रहे हैं आप, ये आरोप लगाए गए। ज़ीरो हाउस वाला जो है वो महत्वपूर्ण मैटर है, मशीन रीडेबल वाला जो है वो महत्वपूर्ण मैटर है। बात हुई कि साहब ये नागरिकता कौन तय करेगा। नागरिकता स्पष्ट बता दिया गया कि नागरिकता जो है वो यही तय करेंगे और कोई तय नहीं करेगा। ज़ीरो वाली बात कह दी कि इतनी मूर्खता की बात है कि आप लोग ये भी नहीं जानते कि भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके घर का पता नहीं होता है, क्योंकि उस पंचायत ने या उस म्यूनिसिपैलिटी ने क्षेत्रों की नंबरिंग नहीं की होती है। ऐसे लोगों को नोशनल केवल दिया जाता है एड्रेस, और वो होता है ज़ीरो हाउस, ज़ीरो जो होता है। यदि आपको ये पता नहीं है तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर साहब आ गई मशीन रीडेबल की जो उत्तर दिया वो बड़ा ही चुटीला उत्तर था साहब। और चुटीला उत्तर ये था कि आपको मशीन रीडेबल और सर्चेबल में अंतर नहीं पता है। और फिर 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, और वो भी निजता के अधिकार को लेकर था, निजता के अधिकार के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप किसी भी हालत में मशीन रीडेबल
मशीन रीडेबल आप वहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे, मशीन रीडेबल लिस्ट। अब इनका बेसिक्स तो है नहीं, कुछ भी बोलते हैं, मशीन रीडेबल लिस्ट की बात कर डाली। एक और बड़े मज़े की बात जो है वो बार बार विपक्ष कहता रहता है, और राहुल गांधी ने भी इसको दोहराया, और वो परंजय गुहा ठाकुरता ने भी पूछा कि ये 5 बजे के बाद में इतना वोटिंग कैसे हो जाता है। वोटिंग होता है 6 बजे तक, वोटिंग 6 बजे तक होता है। और कह रहे हैं कि भाई अगर 60% वोट हुआ है तो आप ये मानिए कि जो महाराष्ट्र में जो वोट हुआ है वो महाराष्ट्र में सवेरे 7 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक की वोटिंग का टाइम था, यानी कि 9 घंटे का वोटिंग का टाइम था। कह रहे कि भाई हर घंटे में लगभग 10% वोट पड़े वहाँ, 10% वोट पड़े हैं, तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में भी 10% पड़ेंगे। और ज़्यादातर जो है 5 बजे से 6 बजे के बीच में अधिक ही पड़ते हैं, आरंभ में कम पड़ते हैं, बाकी का एवरेज जो है वो 10% का आता है। तो 10% वोट 5 बजे से 6 बजे के बीच में तो पड़ेंगे ही ना भाई, कि 5 बजे ही फ्रीज कर दिया जाएगा। 5 बजे के बाद के जो आंकड़े हैं वो 6 बजे के हिसाब से राउंड ऑफ करके नहीं दिए जाते, फिर 5 बजे के बाद में जो टोटल फिगर होता है वो बताया जाता है। अब इसका आप बताइए क्या इन लोगों के पास क्या उसका उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है, बस फालतू की बकवास करनी है। लेकिन उस बकवास का जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने खंडन किया वो वाकई स्वागत योग्य है, और ज़बरदस्त स्वागत योग्य है। राहुल गांधी के कल दो चपेटे इतनी जोर के पड़े हैं कि लालू यादव से गले लगने की जो खुमारी थी उससे भी वो टैकल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं दिल में कसक तो रह ही गई होगी। अब देखते हैं कल क्या बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।